हमसे गलती हो गई भैया। हमारे पाप काले साए की तरह पीछे पड़े। जो रास्ता हमने अपनाया और हमारे सारे काम सब कुछ गलत था। ब्रोकरगिरी से लोगों को ठगने से तो अच्छी नौकरी पकड़ी होती तो ये सब जो हुआ है वो नहीं होता। सब गलत हो गया। क्या गलत किया हमने मारन? कैसे जीना चाहिए था हमें इस देश में और कर भी क्या सकते हैं? एग्जाम पास करके नौकरी करें, आईएएस की, वकील की, या जज बनकर इन क्रिमिनल्स के आगे घुटने टेकें? सच की क्या कीमत है आज अगर एक ऑफिसर झुकना, तलवे चाटना या सलाम ठोकना नहीं जानता तो वो कितने दिन तक टिकेगा तुम्हें अच्छी तरह से पता है। किसकी चापलूसी करके कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी है ये बात बॉस से लेकर पियोन तक हर कोई जानता है। फिर एक ही चारा बचता है, वो रास्ता पकड़ना जिस पर तुम्हें कोई न रोक सके। शरीफ बिजनेसमैन भी रियल एस्टेट में घुस के, पेट्रोल पंप खरीद के, गैस एजेंसीज को लूट के, उसी लूट को बचाने के लिए लोगों की जानें लेता है। उसी लूट को सुरक्षित रखने के लिए राजनेताओं के तलवे चाटकर अपनी दौलत को दुगनी करता है, या शहर के बाहर किसी भगवान का मंदिर बांधकर उसकी आड़ में रियल एस्टेट में पैसे छापता है। ऐसे में दलाली के सिवा और कर भी क्या सकते हैं हम? कितने जुर्म सहेंगे, कितने सालों तक? लोगों की मदद भी हम शराफत से नहीं कर सकते। बच्चा 2 दिन से भूखा है साहब। 1 गिलास दूध पिला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। इतना पैसा तो राशन, गैस और सब्जी के लिए भी कम पड़ता है। झोपड़ी का किराया तो निकलता नहीं है, ऊपर से दवाई का खर्चा। 4 महीने से चक्कर काट रही हूँ, पगार क्यों नहीं देते? कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। ये क्या है सर? पेट्रोल इतना महंगा करके इतने दाम में नींबू पानी बेच रहे हो। पेट्रोल की चोरी की बाहर क्या सजा है ये मालूम है ना आपको? पर इधर देखता कौन है? बाकी के देशों में पेट्रोल का दाम बहुत कम है। राज्य में टैक्स 18%, सेंट्रल में 23 और बाकी जगह डीजल कमीशन 5%। 105 रुपए के पेट्रोल में मिलावट करते हो, शर्म करो। लेट मी क्लियर दिस, पेट्रोल का दाम हमारी वजह से नहीं बढ़ रहा है। इसमें किसी गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं होता है और एक आदमी का कॉल नहीं है ये। बीएनजीसी और बेल जैसी कंपनियां इसका भाव तय करती हैं। और पेट्रोल या डीजल की महंगी गाड़ियां लेकर पैसा भुगतने को किसने कहा है आपको? ई व्हीकल्स क्यों नहीं लेते? मैं खुद भी ई व्हीकल में ही घूमता हूँ। बेड भी नहीं है और जमीन पर लिटा दिया है, देखो ना साहब। 2000 के लिए 4 घर का झाड़ू पोछा करो, एक टाइम के खाने के लिए 8 घर करने पड़े तो क्या फायदा जीने का, तू बता। ऐसा है, गाड़ी वाले लोगों को ही रिफाइंड ऑयल परवड़ता है, फ्लाइट में जाने वाले ही मटन खरीद सकते हैं। यही है हमारी इकोनॉमी। एक फैमिली का पूरा अनाज का बजट ही 2000 होगा तो 1000 का तेल कहाँ से लेगा? टीडीएस के नाम से पैसा कटते ही पगार हाथ में आता है और बचा हुआ पैसा एटीएम से विड्रॉ किया तो उसका चार्ज वो अलग से लेके जाते हैं। बैलेंस 10,000 से 1 रुपया भी कम हुआ तो तुरंत मैसेज आ जाता है अकाउंट से 610 रुपए कटने का। इंजीनियरिंग करके नौकरी नहीं मिली इसलिए होटल में काम कर रहा हूँ। कुछ लोग तो 11,000 की नौकरी 8,000 में करते हैं सर। और कस्टमर के बिल पर 100 रुपए का टैक्स लगेगा तो टिप कैसे मिलेगी बताइए? नए टोल गेट तो खड़े होते ही रहते हैं, फास्ट टैग से पैसे नहीं स्वाइप होते, लूटा जाता है। अरे ये डांबर का रोड है, सोने का नहीं है, टायर घिस जाता है इससे। लाइसेंस दिखा अपना। बच्चे का दूध, पीने का पानी, टूथपेस्ट, स्कूल की किताबें और बिल्डिंग को लगने वाली सीमेंट जरूरी चीजें हैं ना, इनके दाम गगन क्यों छू रहे हैं? है कोई जवाब? ईएमआई पे छोटी गाड़ी का टैक्स 28% है और लग्जरी कार पर भी उतना ही। गरीब और अमीर में फर्क क्या रहा? मेरी बेटी ने अंडर 18 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन क्या हुआ? 8 साल की कोचिंग वेस्ट हो गई। जिनको बैट पकड़ना नहीं आता वो भी नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। कोई इंसाफ नहीं है इस देश में। इतने काउंसिल और कमेटी है इस देश में, इनमें से एक भी ईमानदारी से अपने पोस्ट की रेस्पेक्ट करके न्याय नहीं दिला सकते। इस देश के लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने औकात से बाहर के सपने देखते हैं। पैसा है तो गाड़ी खरीदो ना, घर बांधो, लेकिन टैक्स भी भरो। अगर टैक्स नहीं भर सकते तो ऊंचे सपने मत देखो। आखिर अपने देश का भला सोचो भाई। मंदिर की हालत देख रहे हो? किसी को कुछ नहीं पड़ी है। मैं खुद देख रेख करता हूँ, रोज झाड़ू लगाता हूँ और देवी की सेवा करता हूँ। किसके पास मदद मांगने जाऊँ? अब तुम ही बताओ मुझे। सरकार ने हमारी जमीन छीन ली है और हमें हमारा मुआवजा भी नहीं मिलता। इससे तो जमींदारी ही अच्छी थी साहब। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिंदगी में कितना भी हाथ खींच के खर्चा करो, पैसे बचते ही नहीं है। और पहले ना सरकार थोड़ी मदद भी करती थी तो पैसे बचते थे, पर अब तो कोई भी सरकार मदद नहीं करती है। इस रूट से रोज हजारों लोग सफर करते हैं। हम कई घंटों से खड़े हैं, एक भी बस नहीं गुजरी। ऐसा कैसे चलेगा? लोकसभा के चुनाव के लिए मंत्रियों की बैठक कहाँ से देंगे? पूरे देश को लूट लेने के बाद अब ये और किसे लूटने वाले? हर चीज की एक लिमिट होती है मारन। आम आदमी अब आराम से बैठ के यह तमाशा नहीं देखेगा। ये कानून क्रिमिनल्स की रक्षा करता है, निर्दोषों को सूली चढ़ाता है। परसों से यही कहानी चलती आई है। हजारों लोग मरते हैं काउंसलर की वजह से और लाखों एक निकम्मे एमएलए की वजह से। करोड़ों पे बैठे ये एमपी होलसेल में सीटें बेच के अमीर हो रहे हैं। 10 घर, 4 ऑफिस, 3 बीवियों वाले ये काउंसलर करोड़ों लूट कर बड़े आदमी बनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और इनकी वाहवाही करने वाले जाहिल देश के कोने कोने में फैले हैं।
तुम्हें अंदाजा भी है इस देश में कितने लोग पूरा दिन मोबाइल पर लगे रह के अपना पूरा दिन जाया कर देते हैं? देश चलता भी रहेगा ना तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा राजा टिप टॉप बने सिंहासन पर बैठ के लोगों को ठगता रहेगा, और तुम बाप की बात कर रहे हो। मैम ये देखिए। बताओ, तुमने अच्छे से चेक किया ना? यस मैम। सर, डिक्लेयर की गई और बरामद हुई अमाउंट टैली नहीं हो रही है। किट्टू ने पैसे तो खर्च किए ही होंगे। सर, बरामद हुए हैं 5,387 करोड़। या तो हमारा कैलकुलेशन गलत है या उसने कहीं और भी पैसे छुपा रखे हैं। ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। कंग्रेचुलेशंस सर, आप ही प्राइम कैंडिडेट हैं। कमेटी के सारे मेंबर्स, 36 जजेस, सारी हमारी तरफ है। अभियंकर कोई साधारण लॉबीइस्ट या इकोनॉमिस्ट नहीं है। उसके नाम पे 27 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑडिटिंग फर्म, बीफ ट्रेड, कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मिल्स। अगर वो यहाँ छींकता है तो आवाज अमेरिका तक पहुंचती है। पलक झपकने से पहले ही वो वहाँ अपने मोहरे बिठा देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो देश का प्रेसिडेंट हो या कहीं का सीईओ। हर 4 लोमड़ी की तरह दबे पांव चुपचाप चलता है। इतने साल उसने करोड़ों की कमीशन और 5 मिनट की फेम के लिए दिग्गजों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए इंतजार नहीं किया है। उसका इरादा कुछ और ही है। Supreme Commander of Indian Armed Forces, Head of the Republic, भारत के राष्ट्रपति। वो कोई मामूली प्रेसिडेंट नहीं है, सेनापति है। कैप्टन, हाई कोर्ट जज, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, फॉरेन एम्बेसडर, सब मेरे बॉस के अंडर काम करते हैं। सत्ता के बिना वो इतना खतरनाक था तो सत्ता हाथ लगते ही वो देश को इस तरह चबाएगा कि गरीबों की हड्डियां भी नहीं बचेगी। सत्ता किसकी होगी ये देश बताएगा। सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल मास्टरमाइंड। सीनियर इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल मास्टरमाइंड। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल मास्टरमाइंड अभ्यंकर स्वामी का रूलिंग पार्टी द्वारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नॉमिनेशन लगभग पूरी तरह तय हो चुका है। तो देखते हैं वो किस तरह बने एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट, एक समाज सेवक, एक सच्चा सुधारक और बहुगुणी व्यक्तिमत्व। स्वामी जी हमेशा समाज के हित के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ते आए हैं। अभ्यंकर स्वामी का जन्म दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये भोली भाली जनता उसके नकाब के पीछे का असली चेहरा नहीं देख पाएगी। वो एक राक्षस है, उसे खत्म होना होगा। कैसे भी इस जंगल के हर एक जानवर को एक एक करके नहीं मार सकते। इसके लिए हमें पूरे जंगल को आग लगानी होगी। मुझे एक चीज की फिक्र है, जो भी भला करना चाहता है उसे ये लोग जिंदा नहीं छोड़ते हैं। तुम कौन है ये जानते हुए भी उन्होंने तुम्हें आजाद कैसे छोड़ दिया, ये सोचकर डर लगता है। उससे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। सालों साल पुलिस स्टेशन के और कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। उसे छू भी नहीं पाएंगे। जिसने हमें सेल में टॉर्चर किया था वो 1 मिनट पे हमें खत्म कर सकता है। उसके खिलाफ एक कदम भी उठाया ना तो वो हमारे टुकड़े कर देगा। अरे कोई नहीं हमारी तरफ। ऐसी हालत में उससे कैसे लड़ेंगे? सब्र एक दिन हमारी ताकत बनेगी। सब्र एक दिन हमारी ताकत बनेगी। झूठ और फरेब का नाश हो जाएगा। झूठ और फरेब का नाश हो जाएगा। हाँ, दुश्मन ताकतवर है मारन, पर हम डर के पीछे नहीं हट सकते। किसी को तो आगे बढ़कर उससे लड़ना होगा, है ना? बिनतियां कर कर के हमने देख लिया, अब छीनना होगा। किस मिट्टी का बना हूं ये दिखाना होगा। इतने साल जो अत्याचार किए उसने गरीबों पर, वो सब सूद समेत देंगे। 1 हफ्ते के अंदर ही उसका गुरूर चकनाचूर करके उसका असली चेहरा जनता के सामने लाऊंगा मैं। एक बार हाथ में शस्त्र उठा लिए तो पीछे नहीं मुड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
स्क्रैच गार्ड लगा दो। आप क्या लेना चाहोगे सर? चिल्ड वाटर प्लीज। ओके सर। बीटीसी कितना है? लगभग 674 बीटीसी दिखा रहा है। मंकी डॉल भैया। हाँ, क्रिप्टोपंक 7435 ड्रॉप कर दो। सर वो वहां पर है। सोफी, यस? ये हमारे पास ऑक्शन के लिए आया है क्या? माइकल, ये सुना है तुमने? क्रिप्टो पंक 7435 ऐसा कुछ? अभी नहीं। क्रिप्टो पंक 7435। आई रिपीट 7435। एक सिंगल एनएफटी की इतनी कंपटीशन कैसे हो सकती है? क्रिप्टो पंक 7435। वॉच दिस। क्रिप्टो पंक 7435। हेलो गाइस, आई हैव गॉट न्यूज़। वी डिड इट। स्टॉक मार्केट में नई क्रांति लाने वाले NFTs करोड़ों में बिक रहे हैं और आज होने वाले हलचल से स्टॉक मार्केट सदमे में है, क्योंकि क्रिप्टो पंक 7435 एक मंकी पिक्सल टोकन का ऑक्शन $73.7 मिलियन में हुआ है, जिससे काफी लोगों को फायदा पहुंचा है। इससे सब खुश हैं। हेलो, हेलो, फूड डिलीवरी ना? ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है। रेस्टोरेंट का नाम है पप्पू। ओके। अच्छा, डिलीवरी पार्टनर का नाम विघ्नेश सुंदरेशन है, करेक्ट है ना? करेक्ट। हेलो, पासवर्ड भेज दिया है? यस। भैया सवारी हार्बर पर आ रही है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। जेरोक्स ले लूं क्या? क्या ये एनएफटी बीटीसी को समझा नहीं मैं। बीटीसी यानी बिटकॉइन। हिसाब खुद लगा लो। अगर एक बिटकॉइन का रेट 29,321 रुपए है तो 674 बिटकॉइन मतलब कितना? अपना नाम बताइए। किट्टू। टाइम टू टाइम हाजिरी दे रहे हो ना? जी बिल्कुल मैडम। 674 मल्टीप्लाई किया तो टोटल 197 करोड़। हाँ महाराज। साइलेंस। जल्दी हाथ चला भाई, जल्दी कर लगा दे इसे। हाँ।